नमस्कार। चलिए सुनते हैं श्रीमती गौरा पंत शिवानी द्वारा लिखे गए उपन्यास 14 फेरे का अगला भाग। अभी तक हमने सुना कि अहिल्या पहाड़ पर आ गई है और उसकी चचेरी बहन बसंती की शादी है। बसंती की शादी का दिन भी आ गया है और वहाँ बसंती का ममेरा भाई राजू अहिल्या से मिला है, जो अहिल्या की ओर तनिक भी ध्यान नहीं दे रहा, मगर अहिल्या उसकी तरफ खिंचती चली जा रही है। अब सुनते हैं आगे की कहानी। बारात आने का समय हुआ तो स्त्रियां छज्जों पर बारात देखने चढ़ गईं। किशोरियों ने पहले ही जगह घेर ली थी। कुछ अत्यंत आधुनिकाएं कुर्सी डालकर आंगन में ही जम गई थीं। अकेली अहिल्या ही घुटनों में सिर डाले से सकती बसंती के पास बैठी रही। छोटा सा कमरा लोहे की सगड़ में धधकते गोबर के गोलों की आग से तप रहा था। कमरे की नीरवता के बीच कभी कभी बाहर का कोलाहल और लाउड स्पीकर पर बजते गानों का स्वर तैरता आ जाता और फिर बसंती की सिसकियों का स्वर उन पर विजय पा लेता। बैंड की झमक झम और पहाड़ी नगाड़े रणसिंगी के स्वर ने बारात के आने की सूचना दी। लाउडस्पीकर रुका ही था कि पहाड़ी स्त्रियों का लाउडस्पीकर बज उठा। जब ही महाराजा चौक में आए, चंदन चौकी पुराए हो, मथुरा के हो वासी, गज मोतियों हार बनाए हो, मथुरा के हो वासी। मथुरावासी रहस्यमय नौशे को देखने का लोभ अहिल्या को भी हो आया, पर सिसकती बसंती को उससे अकेली नहीं छोड़ा गया। खूंटी से निकालकर उसने शॉल को बसंती के कंधे पर डालकर लपेट दिया। छी, इतना मत रो बसंती, देखो तो आंखें कैसे सूज गई हैं। बड़े प्यार से उसने बसंती की पीठ थपथपाई। सहानुभूति के स्पर्श से बसंती फिर कांप उठी। उस रुदन में बनावट नहीं थी। एक अज्ञात अपरिचित ग्रह में एक सर्वथा अनजान व्यक्ति की चादर से बंधकर कुमाऊं की कन्या पराई हो जाएगी। वह रुदन एक सरल भोली कुमाऊं की कन्या का रुदन था, जिसे बचपन से ही कुल की परंपरा और मर्यादा की कड़ी डोर से बांधकर रख दिया जाता है। खूंटे की गऊ की भांति उसे जहां बांधो वहीं वह बंध जाती है। झामे की चिड़िया की भांति वह खा पीकर मायके की देहरी से उड़ जाती है। उन नए परों की उड़ान में कैसा आनंद है, पर कैसी व्यथा। हो सकता है वह उड़ान मुद में स्वच्छंद उड़ान ही बने, और हो सकता है कि कोई निर्मम बधिक सा स्वामी उसे पिंजड़े के बंधन में डालकर छोड़ दे। कुमाऊं के विवाह में न कोर्टशिप के लिए स्थान है, न रोमांस की अनुमति। 3-4 दिन के स्वल्प परिचय ने ही बसंती को अहिल्या के इतने निकट ला दिया था कि कल वह उसे छोड़कर चली जाएगी। यह सोचते ही अहिल्या का जी न जाने कैसा हुआ जा रहा था। संस्कृत के मधुर श्लोकों के बीच शांखोच्चार का स्वर आया और थोड़ी ही देर में बड़ी भाभी भागती अहिल्या को बुलाने आ गई। अरे, तुम यहाँ क्या कर रही हो? बारात नहीं देखोगी क्या? ऐसा सजीला दूल्हा है हमारी बसंती, लली से भी गोरा। आओ चलो। उसे खींचकर वह बाहर ले गई। छज्जे पर स्त्रियों का दल चिड़ियों सा चहक रहा था। मूछे हैं? हट, मूछे कहाँ, छाया पड़ रही है नाक की। हाँ सच, नाक ही तो है, कितनी लंबी। पर कुछ कहो भाई, वर सुंदर है, खाक मिट्टी सुंदर है। टांगे देख कितनी पतली पतली हैं। हिश, चुप कर, बसंती की भाभी आ रही हैं। अहिल्या को खींचकर भाभी ने सबसे आगे कर दिया। सेहरा उठाए बसंती का बाँ का दूल्हा मुस्कुरा रहा था। कैसी अच्छी जोड़ी फबेगी है ना? बड़ी भाभी उसे ठसकाए जा रही थी। पलके तो देखो कैसी लंबी लंबी रेशमी हैं, लड़कियों जैसी। कई लड़कियां खिलखिलाती, फूल बिखेरती, चूहल करती, जूता छिपाने की योजना बना रही थी। वर के पिता प्रसन्नचित पापा से हंस हंस कर बातें कर रहे थे। वर अब सेहरा संभाले पूजन गृह की ओर जा रहा था। छोटा सा पूजन गृह एकदम ही भर जाएगा सोचकर स्त्रियों का दल भीतर धंस गया, और उसी धसी जाती भीड़ के साथ बहती अहिल्या भी भीतर पहुंच गई। एकाएक उसे कमरे में अकेली सिसकती बसंती का ध्यान आया और वह भीतर चली गई। बसंती थक कर दीवार पर पीठ लगाए एक सींग से गोबर के गोले की राख को उकेल रही थी। तेरे दूल्हे को देख हाय बसंती, इतना सुंदर है कि अरे ये क्या, फिर तुम रोने लगी? भाई वाह, लगता है आज तुमने हंसने बोलने की कसम ही खा ली है। अच्छा लो भाई, अब तुम्हारे दूल्हे की बात नहीं छेड़ेंगे।
चाय पियोगी बसंती? ले आऊं? सिर हिलाकर ही बसंती ने नाही कर दी। बाहर के हो हल्ले और पेट्रोमैक्स की रोशनी के उतार चढ़ाव से लग रहा था कि बाहर बारातियों के जलपान का आयोजन चल रहा था। कई लोग बिना बुलाए ही बारातियों की पंगत में जीमने बैठ गए थे। पहाड़ में ऐसे संतों को एक विशेष नाम लेकर पुकारा जाता है और वो नाम है भुरिया। हो न हो वो तीसरी पंगत में बैठे सब भुरिया ही हैं, जिमाने वाले व्यंग से कहे जा रहे थे। पर मान अपमान से परे वे दुर्लभ विभूतियां कचौड़ी, रायता और मीठी चटनी का आनंद लिए जा रही थी। मिठाई का भंडार बसंती के कमरे में ही था। इसी से खाना निबटते ही मिठाई लेने रज्जू आया और बसंती को देखकर हंसकर कहने लगा, बाप रे बसली, तेरे ससुराल वालों की पंगत तो लगता है रात भर जीमेगी। इतनी देर में तो 10 बारातें झीम लेती। ला निकाल तो बड़ी चांदी की ट्रे तेरे दूल्हे और ससुर जेठ के लिए। बुआ हमारी क्या कम डिप्लोमेट है? बसंती की भीगी पलकें भी रज्जू के परिहास से क्षण भर को चमक उठी। उसने अलमारी से ट्रे निकाली। पान के आकार से सजाए गए मिष्ठान की चांदी की वर्क कहीं कहीं पर उखड़ गई थी। एकाएक अहल्या को याद आया कि ताई ने ट्रे नीचे भेजने से पूर्व उसमें ताजी वर्क लगाकर केवड़ा छिड़कने का आदेश दिया था। अरे रुकिए, इसमें नया वर्क लगाकर केवड़ा भी छिड़कना है? उसने लजा कर कहा और दोनों चीजें निकाल कर ले आई। वह वर्क लगा रही थी और राजू केवड़ा छिड़कता कहता जा रहा था, बाप रे इनके ये ठाठ हैं। और बेचारे दूसरे रेट की मिठाई खाने वालों के दांतों पर मुझे दया आ रही है। क्यों? अहिल्या चुप थी, पर बसंती ने पूछ दिया, अरे क्यों क्या? बालूशाहियाँ ऐसी हैं कि जी में आ रहा है अब की अपनी रेजिमेंट के मोर्टार तोपों के गोलों के लिए लेता जाऊं। चीनी की चाशनी में हमारे हलवाई ने लगता है कंक्रीट घोलकर धर दिए है। अहिल्या हंसने लगी और बसंती ने सिर झुका लिया। एक पान चख लेना ठीक है, क्या पता मीठा मीठा कम हो। एक दो बीड़े मुंह में भरकर उसने 2 बीड़े अहिल्या और बसंती की ओर बढ़ाए। खाएंगी? भाई मानना पड़ेगा इस स्पेशल मिठाई की मिठास को। बसंती और अहिल्या ने बीड़े नहीं लिए तो वह स्वयं ही मुंह में भरकर ट्रे लेकर चला गया। उसके क्षणिक हास परिहास से कमरा उजला सा हो गया था। उसके जाते ही फिर मनुसी में डूब गया। सदा के संयमी रज्जू को अहिल्या ने पहली बार इतना वाचाल देखा था। खाना निपटाकर सुभद्रा एक बड़े थाल में पूड़ी कचौड़ियाँ सब्जी परस कर ले आई। देख बेटी, उसका गला सचमुच ही भर आया था, तू भी खा ले और वसूली को भी अच्छी तरह खिला दे। थोड़ी ही देर में कन्यादान का लग्न है, फिर तो यह कल भी ठीक से नहीं खा पाएगी। आंखें पोंछती वह थाल रखकर चली गई बड़े कष्ट से। एक प्रकार से बसंती के मुंह में कौर ठूंस ठांस कर ही अहिल्या उसे थोड़ा बहुत खिला पाई। उससे भी ठीक से नहीं खाया गया। हर कौर बसंती की सिसकियों के साथ गले में अटका जा रहा था। थाल खिसकाकर वह बैठी ही थी कि राजू फिर आ गया। ओ गॉड! थाली में ढेर सारी कचौड़ियाँ देखकर वह बोला और खिसकाकर गोद में धरकर बड़े बड़े गस्से मारने लगा। हाय राम, झूठी हैं! बसंती ने हंसकर कहा, पर वह खाते खाते ही बोला, अरे तेरी ही तो झूठी है, बहन का झूठा थोड़े ही ना होता है। यहाँ बारातियों को खिलाते खिलाते फुरकुस बन गया। वाह क्या कचौड़ियाँ हैं! खस्ता खस्ता। अब समझ में आया कि बारातियों की भूख का राज क्या था। वह चटकारे ले थाली साफ कर उठने लगा तो बसंती ने हंस कर कहा, वाह खूब रज्जुदा, मेरी ही नहीं अहिल्या की जूठन भी साफ कर गए। क्षण भर को रज्जू का चेहरा अजीब सा हो गया और फिर वह तेजी से छेप मिटाने तीर सा निकल गया। थोड़ी ही देर में शंख घंट निनाद के साथ आकर तीनों भाभियां बसंती को सांस के आंचल के तले ढककर कन्यादान के लिए ले गईं। पीछे पीछे अहिल्या भी चली गई और उस बड़े से कमरे की भीड़ की घुटन से सहम कर रह गई। एक और कन्या पक्ष की भीड़ थी, बच्चों की चें चें पे पे, स्त्रियों का कलरव, और दूसरी ओर वर पक्ष के सयाने तरुण सजीले वर को घेर कर बैठे थे। अपनी रेशमी साड़ी के पल्ले को संभालती अहिल्या बसंती के पास ही बैठ गई और उसे लगा जैसे वर पक्ष की पूरी भीड़ की कई जोड़ी आंखें उसके चेहरे पर अंगारे सी दब दब कर देखने लगी। कोई उसे देखकर फुसफुसा रहा था, कोई मुस्कुरा रहा था और कोई निर्लज्ज दृष्टि से उसे घूरे ही जा रहा था, जैसे वो हलवाई की दुकान पर सजी मिष्ठान की थाली हो। एकाएक परात बीच में रखकर मंत्रोच्चार के गंभीर से दोनों पक्ष के पुरोहितों ने हंसी मजाक का हल्का वातावरण बदल दिया।
कुश की कांपती डाली के साथ कांपती बसंती का हाथ जमाता को थमाकर कन्यादान संपन्न हुआ और कन्या के माता पिता को बधाइयों से लाद दिया गया। गठरी सी बन बसंती को माँ ने पिछौड़े के तले ढांप ढूंप कर पराई बना दिया और फिर स्वयं उस सूने रिक्त आंचल को आंखों पर धरकर रोने लगी। बसंती को उठाकर दूल्हे के पास में बिठा दिया गया तो अहिल्या को सहसा उसके स्थान की रिक्तता का आभास हुआ। विवाह की विभिन्न रस्में पूरी कर दूसरे दिन बसंती विदा हुई तो पूरा घर भाएं भाएं कर उठा। बसंती की विदा ने पहले दिन की रौनक को ना जाने धो पोंछ कर कहाँ बहा दिया। उठा उठाकर दरी गलीचे हंडे बासन लौटाए जा रहे थे और क्रय की बहू बेटियां इधर उधर कटी लाश से बिछी पड़ी रात की थकान और नींद पूरी कर रही थी। दूसरे ही दिन बहुत से अतिथि विदा हो गए थे। संध्या को तीनों भाभियां मनहूसी दूर करने पिक्चर देखने चली गईं। बड़ी और मझली ने आकर अहिल्या से भी चलने का आग्रह किया पर वह टालकर बसंती के कमरे में ही पड़ी रही। एकाएक कलकत्ता लौट जाने को वह व्याकुल हो उठी। जिस नए समाज में आकर वह एकाएक उल्लसित हो उठी थी, अचानक आज उसी के विषाद के घेरे ने उसे घेर लिया। ठीक ही तो कहा था पापा ने, अल्मोड़े का नशा विजया के मद की ही तरह क्षणिक होता है। सुंदर गिरिशृंग का वैभव और चीड़ अय्यार के भव्य वृक्षों की पंक्ति के सहारे ही तो दिन नहीं काटे जाते। कितना डर लगने लगा था पहाड़ पर कल बसंती आ जाएगी और उससे मिलकर वह पापा से लौट चलने की जिद करेगी। बसंती ससुराल से लौटी तो उसे पाकर अहिल्या का उचाट चित्त फिर से प्रसन्न हो गया। 3 ही दिन में बसंती कितनी बदल गई थी। अब वह बिना किसी झिझक के हंस हंस कर अपने ससुराल के प्रसंग सुना रही थी। एक क्षण के लिए उसका दूल्हा कमरे में आता तो वह कभी उसे अधिकारपूर्ण दृष्टि से बांधने की चेष्टा करती, कभी उसे अपने लाज भीने स्मित के बोझ से लाद कर रख देती। उसके पति की छुट्टियां 5 दिन और थीं और इसके बाद वह जाते ही मकान ढूंढकर बसंती को अपने साथ ले जाएगा। यह बसंती ने आते ही अहिल्या को फुसफुसाकर बतला दिया था। कल हम लोग गांव नानी जी से मिलने जाएंगे, तुम भी चलो ना अहिल्या। वह अहिल्या से लिपट गई। छोटी चाची भी तो वहीं पास के आश्रम में है। हाय कितनी खुश होंगी बेचारी तुम्हें देखकर। आज तक स्नेह के जिस छिद्र को मल्लिका ने सावधानी से बंद करके रख दिया था वह पुराने नासूर की भांति अचानक खुल गया। ठीक ही तो कह रही थी बसंती, क्यों ना वह अपनी भूली बिसरी सन्यासिनी माँ से एक बार चलकर मिल ले। 3-4 दिन बाद तो वह कलकत्ता लौट ही जाएगी, फिर न जाने कब आना हो। जब उसने उसी दिन कर्नल से बसंती के साथ गांव जाने की बात छेड़ी तो कर्नल का चेहरा एकाएक लटक गया। सिली चाइल्ड, पहाड़ के गांव देखे भी हैं, एक ही दिन में ऊब कर रह जाएगी। ऊबड़ खाबड़ सड़कें, एकदम जंगली गांव वाले, फिर वहां बाथरूम आदि की भी सुविधा नहीं रहती। जानती है, जंगल जाना पड़ेगा और पहाड़ के जंगल क्या खतरे से खाली होते हैं। तेरी तबीयत उचट गई है तो आई विल टेक यू टू नैनीताल फॉर ए चेंज। पर उस उजड़े से बिनसर में भला क्या धरा है? कहीं से सुन लिया होगा कि नेहरू परिवार को वह स्थान बहुत प्रिय रहा है, यही ना? नहीं पापा, मैं असल में आश्रम जाकर एक बार अम्मा से मिलना चाहती हूँ। क्षण भर में कर्नल के चेहरे का रक्त जैसे पुत्री के उत्तर ने सोख लिया। अहिल्या को भय होने लगा कि कहीं उनका ब्लड प्रेशर फिर न पड़ उठे, पर कर्नल ने अधजली सिगार की राख को एस्ट्रे में झाड़कर फिर कुछ नहीं कहा। वह अहिल्या की जिद को जानता था। एक बार जो चढ़ गई वह सहज में उतरती नहीं थी और अहिल्या भी बिना पापा के उत्तर की प्रतीक्षा किए अपने एयर बैग में सामान रखने लगी। रात को ताई ने बहुत सी बेंत की छापरी में मिष्ठान और पूड़ी कचौड़ियाँ भरकर रख दी। अम्मा के तो वैसे ही हालत है, मद्दा से कुछ होने का नहीं, पूड़ियों का बासा ही धरे दे रही हूँ, वही खाकर पानी पी लेना। बसंती ने अहिल्या को बतलाया था कि उसकी वृद्धा नानी का दिमाग कुछ वर्षों से फिर गया था। मामा के कई बार अनुरोध करने पर भी वे अपनी पुरखों की देहरी छोड़ने को तैयार नहीं थी। पागलपन के बीच भी ग्रह की ममता जीवित थी। बहुत दिनों की पुरानी बूढ़ी नौकरानी मद्दा और एक गोरखा चौकीदार के साथ ही नानी अकेली अपनी विराट हवेली में रहती थी। बस में सीट रिजर्व हो चुकी थी। अहिल्या बसंती और नए जीजा के बीच में बैठी थी कि अचानक उसकी दृष्टि सामने की सीट पर बैठे राजू पर पड़ी। उसे ये ध्यान ही नहीं रहा था कि राजू भी अपनी बूढ़ी दादी से मिलने गांव जा सकता था।
अगर पहले पता होता तो वो कभी भी नहीं आती। मार्ग पर हंस हंस नए जीजाजी को छेड़ने के सारे प्रोग्राम रेत में खड़े किए गए दुर्ग की भांति ढह पड़े। इस सामान्य से युवक के सामने वह कैसी अजीब व्रीड़ा से संकुचित हो उठती थी। कहो हो साली जी, एकदम ही चुपचाप बैठ गई। क्या अब अचानक अपनी पहाड़ी ग्राम यात्रा पर पश्चाताप तो नहीं हो रहा? परिहास रसिक जीजा बार बार अपनी नवेली बहू की चूड़ियों भरी कलाई शॉल के भीतर ही भीतर मसले दे रहा था। या अहिल्या ने कनखियों से देख लिया। चुप क्या हूँ, धीमे स्वर में वह बोली। उस दिन कन्यादान के कमरे में 3 घंटे तक अंगूठा पकड़कर भी संतोष नहीं हुआ क्या? हो, जीजाजी सुंदरी साली की मीठी ठिठोली से निहाल हो गाड़ी के एक काल्पनिक झकोले का बहाना बनाकर अकारण ही अपनी नवेली बहू के शरीर पर ढल पड़े और वह बेचारी संकोच से दूसरी ओर देह बचाती झुक गई। साली साहब, अब के तो हम कलकत्ता जरूर जाएंगे। सच कह रहे हैं जीजाजी? कब आएंगे भला? जून से पहले ही आइएगा। अहिल्या का स्वर उत्साह से हुमक उठा। क्यों? क्या जून के बाद हमारे कलकत्ता आने पर कोई प्रतिबंध लग जाएगा? जीजा ने कुछ तुनकर बड़े लाड़ से पूछा। जून में पापा को अपने बिजनेस टूर में स्वीडन जाना है। शायद मैं भी पापा के साथ चली जाऊं। हाय अहिल्या, बसंती ने उसके दोनों हाथ पकड़ लिए। तू छोटे काका के साथ मत जाना, हमारे पास आ जाना अहिल्या, तब तक इन्हें मकान भी मिल जाएगा। हाँ, ठीक ही तो है साली साहब, यहाँ सहज ही में कोई मेहरी भी नहीं मिलती। बसंती को भी सहारा हो जाएगा और मेहरी का अभाव तुम पूरा कर लोगी। एक बार फिर अपनी उन्मुक्त सरल हास्य लहरी से बस के विराट वपु को भूकंप की बात हिलाकर जीजा बसंती की ओर झुक पड़े। छी! स्नेह में प्रताड़ना की दृष्टि से 4 दिन के ताजे पति को फूल गेंदे की सी चोट मारकर बसंती हंस पड़ी। न जाने क्या क्या बककर उस बेचारी को परेशान कर रहे हैं आप। मार्ग भर के घुमावदार फेरे कुछ ही घंटों में पार कर वे बसंती के ननिहाल के गांव पहुंचे और बड़े उल्लास से दूर चोटी पर बिखरे नन्हे नन्हे मकानों के बीच एक बड़ी सी हवेली की ओर अंगुली दिखाकर बसंती बोली। देख अहिल्या, वह रहा हमारा मकान। यहाँ से करीब 1 मील और चढ़ना होगा। आसपास कहीं कोई कुली नहीं है क्या? धरणीधर ने फिर अहिल्या को छेड़ा। उठा हो साली साहब, एक गठरी तुम और एक राजू, हम दोनों तो हनीमून पर हैं। आओ डार्लिंग, कहते उसने बसंती की कलाई फिर पकड़ ली। छी! देखो तो इन्हें शर्म भी नहीं आती। सामने ही बस का ड्राइवर चाय पी रहा है। बसंती ने झटक कर हाथ छुड़ा लिया। ड्राइवर को उस नई जोड़ी की रास लीला देखने में बड़ा रस आ रहा था। अच्छा जी, बस माफ करो, लो मैं ही उठाए चलता हूँ। एक भारी सी टोकरी उसने उठाई। एयर बैग, कंबल, रग देखते ही देखते तीनों लाद लूद कर चल दिए। बड़े बड़े चीड़ के पेड़ों की बनी प्राकृतिक एवेन्यू के बीच चलना अहिल्या को बड़ा भला लग रहा था। सरल स्कंद स्पर्श करती पहाड़ की शीतल बयार उसे सुपारी, नारियल और मौलसिरी की सोना लुटाती बयार से भी मीठी लग रही थी। चारों ओर पर्वतमालाओं से घिरी होने पर भी वह एक विचित्र सी घाटी थी, जिसके ओर छोर पहाड़ी पारिजात, मदार और कुंद पुष्पों से ऐसे सुवासित हो रहे थे जैसे कहीं अगरू चंदन की ढेर सारी धूप बत्तियां जल रही हों। सीढ़ी से बने खेतों पर नई फसल का तारुण्य गदरा रहा था। छोटी छोटी पथरीली छतों पर कहीं 16 गजी काले लहंगे और रंग बिरंगे दुपट्टे सूख रहे थे, कहीं स्तूपाकार सूखी सुनहरी घास के गट्ठों पर पड़ती अस्तगामी सूर्य की मंद रश्मियां उन्हें तपे सोने सा दमका रही थी। आसपास के अलावों से उठती गोबर के धुएं से मिली भीगी मिट्टी की सौंधी सुगंध से कुमाऊं की धरनी ने प्रवासनी अहिल्या का स्वागत कर वरण किया और अहिल्या मुग्धा बनी झूम उठी। निशब्द इधर उधर देखती सरल ग्राम की अनुपम सुषमा को आंखों ही आंखों में पीती वह दुर्गम चढ़ाई पार करती जा रही थी। बाप रे बाप, तुम्हारी ननिहाल है या तिब्बत के दलाई लामा का महल? धरणीधर ने हाँफ कर हाथ का सामान दन्न से नीचे फेंक दिया और एक चट्टान पर बैठ गया। बैठो भाई सब लोग, हमसे तो अब चला नहीं जाता। राजू कुछ आगे बढ़ गया था। धरणीधर का कथन सुनकर हंसता हुआ लौट आया। सकुचाती अहिल्या ने देखा उसकी आंखों में एक दूधिया बचपनी मिठास थी। ठीक ही तो कहा आपने, हमारे दादाजी पहले तिब्बत ही में पहाड़ी ऊन का थोक व्यापार करते थे। वहीं के एक तिब्बती मठ का नक्शा उतारकर उन्होंने इस मकान को बड़े शौक से बनवाया था। हाथ का बैग नीचे रखकर वह भी बसंती के पास बैठ गया। पास बैठी अहिल्या ने फिर देखा।
खाकी पैंट के कुछ उठ जाने से उसके पैरों की युगल टकनियां बताशे सी सफेद लग रही थी। बार बार उस अपरिचित युवक के मोहक अवयव उसे किस गोरख धंधे में फंसाए लिए जा रहे थे, उससे उसे स्वयं झुंझलाहट हो रही थी। पर फिर भी वह पानी के तीव्र प्रवाह में बहते तिनकी सी असहायता से बही चली जा रही थी। ऐसे कदम कदम पर बैठोगे राजूदा? तब तो पहुंच चुके हम, बसंती बोली और धूल झाड़ती उठ गई। देखते नहीं, अभी बद्री कक्का के मकान वाला मोड़ भी नहीं आया, चलो उठो। बद्री कक्का के मकान का मोड़ पार कर जब वे आगे पहुंचे तो दिन ढल चुका था। बसंती के ननिहाल की विचित्र हवेली संध्या के धुंधलके में गले तक डूब चुकी थी। वास्तव में चौकोर, लंबोतरे और बिना तराशे गए विचित्र आकार के पत्थरों से बनी एक ढालू चट्टान पर तिरछी खड़ी वह एक आलीशान इमारत थी। ऊंची ऊंची जेल की सी दीवारों पर उभरी छोटी छोटी खिड़कियां हाथी की सी आंखों सी ही बेमेल लग रही थी। एक खिड़की के रेशमी पर्दे से मंद रोशनी किसी काने की आंख की तरह बदसूरती से चमक रही थी। लोहे के द्वार को राजू ने बढ़कर खटखटाया और खटखटाते ही चर्र मर्र शब्द के साथ पट खुल गए। लगता था उस जनहीन सी दिखने वाली हवेली का द्वार बहुत कम खुलता था। द्वार खुलते ही लालटेन की मंद रोशनी में राजू बसंती को देखकर बूढ़े नेपाली दरबान ने अपनी बत्ती सी खोल दी। वाह वाह, आमाज तू खूब खुश हुन्या हो। उसके कंठ स्वर में भी हवेली के द्वारों की भांति ही जंग लगा था। क्यों रे मान बहादुर, तू अभी मरा नहीं? राजू ने बड़े लाड से उसकी कुबड़ी पीठ थपथपाई। मरेगा कैसे? अभी हम हुजूर का शादी देखेगा, बच्चा खिलाएगा, जैसा हजूर को खिलाए, तब तो मर चुका तू। राजू ने हंसकर कहा। मान बहादुर भी हंसता हंसता लालटेन दिखाता उन्हें फिर एक सकरी सी गैलरी के भीतर ले चला। अहिल्या को न जाने कैसा भय सा हो रहा था। बहुत वर्षों पहले वह एक बार मल्लिका मौसी के साथ लखनऊ के बेली गारद का तहखाना देखने गई थी। ठीक वैसी ही सीलन और भयावने अंधकार की परिचित स्मृति ने उसे आतंकित कर दिया। लग रहा था अभी अभी कहीं से वैसे ही चमगादड़ों का दल उनके सिर के ऊपर मंडरा उठेगा। पर अचानक ही गैलरी की नीरस यात्रा समाप्त हो गई। गैलरी की दीवारों की बाहें धीरे धीरे फैलती जा रही थी। लग रहा था कि वे अब हवेली के किसी प्रकोष्ठ में पहुंच रहे थे। दीवारों पर चूने गारे का कोई आडंबर नहीं था। पिकासो के क्यूबिज्म के से सौंदर्य का स्वामी वह महल एक विचित्र कला का सम्मिश्रण था। मोहनजोदाड़ो की सभ्यता के विषय में वह पढ़ती ही आई थी। आज इतिहास के विस्मृत पन्ने जैसे जीवंत होकर फड़फड़ा उठे। बजाई हो दे खो को आछो। मान बहादुर ने अपनी नेपाली भाषा में हाक लगाई और उसकी गंभीर हुंकार स्वयं प्रत्युत्तर बन उसी की गूंज गहन गुहा द्वारों से टकराकर लौट आई। बहुत लाड़ उमड़ने पर ही वह मालकिन को अपनी भाषा में पुकार उठता था। बजाई अर्थात नानी। उन्हें लेकर वह जिस गोल कमरे में पहुंचा वह अपनी बनावट में सकरी गैलरी से एकदम ही भिन्न था। कमरे के अस्पष्ट धुंधलके में एक बड़े से जहाज से पलंग पर सन से बालों की एक वृद्धा बैठी थी। उसके गले में एक बड़े बड़े दानों वाली सोने मूंगे की मोहन माला थी। सफेद बालों के नीचे उसका गोल गोल गप्पू सा चेहरा ड्रेस्टेन की चीनी गुड़िया का सा लग रहा था। आंखों की सफेद पलकों के नीचे नीली आंखें भी किसी मेम की ही सी थीं। सहसा उन्मादग्रस्त आंखें प्रसन्नता से चमक उठी। अरे बदुरिया देख, क्या रहा है? शंख बजा, कहकर वृद्धा ने बाहें फैला दी। दौड़कर राजू और बसंती उससे लिपट गए और बजाई उन्हें झुक झुक कर ऐसे चूमने लगी जैसे दिन भर बछड़े से बिछड़ी गैया उसे चूम चूम कर चाट रही हो। अहिल्या और धरणीधर सकपकाए से एक कोने में ही खड़े रहे। एक लंबे पीतल के पानस में जलती घृत जोत रह रहकर हवा में कांप रही थी और उसी कांपती लौ में वृद्धा नानी का तप्त कांचन वर्ण झुर्रियों में भी लपटें सी मार रहा था। बसंती से वह सुन चुकी थी कि उसकी नानी अपने यौवन काल में अपने सौंदर्य के लिए पूरे कुमाऊं में प्रसिद्ध थी। नेपाल के राजवंश में उनका जन्म हुआ था, किंतु दासी पुत्री होने से भी उनका जीवन माँ की भांति अभिशप्त होने से बच गया। बसंती के नाना बड़े रसिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। एक बार अपनी नेपाल यात्रा में उनका परिचय नानी के परिवार से हो गया और उनके सौंदर्य पर वे ऐसे रीझे कि कुमाऊं के समस्त महापंडितों की अवहेलना कर नानी को ब्याह लाए। उन्हें जातिच्युत कर दिया गया। इसी से वे अपनी नवेली बहू को लेकर तिब्बत की प्रवास यात्रा पर चले गए।
कुछ साल पहले उनकी मृत्यु हो गई। तभी से नानी को बीच बीच में उन्माद और विस्मृति के दौरे पड़ने लगे, किंतु आज सहसा उनकी विस्मृति दूर भाग गई थी। सबकी कुशल पूछते पूछते नानी ने अचानक पूछा, क्यों री वसली, तेरा दूल्हा क्यों नहीं आया? हंसती हंसती बसंती ने नानी की गोदी से माथा उठाया। ये तो खड़े हैं। हाय राम, मैं मर गई। आओ जवेज्यों, तुम भी किस कोने में छिपे रह गए? आओ आओ। नानी ने अपने छोटे छोटे हाथों की गुदगुदी हथेलियां फैला दी। धरणीधर ने बढ़कर पैर छुए। जमाता की चुबुक स्पर्श कर नानी ने आशीर्वादों की झड़ी लगा दी। वाह वाह, चंदा की जोत, गुलाब का सा फूल, जैसी मेरी वसली वैसा ही राजकुंवर सा दूल्हा, जी रे दीर्घायु हो। कभी नेपाली भाषा में, कभी पहाड़ी भाषा में आशीर्वाद देती नानी सहसा तिब्बती भाषा का मंगल गीत गाने लगी। इने गए आसूजी हौसू, नोगे मनसा फलेलो, इन ग नमजुंग रक्षिलो, इंगे न्यूंगट सैदरलो। जवेज्यू, समझे इसका अर्थ? अपनी वैदूर्य मणि सी नीली आंखों को चमकाती बजाई ने पूछा। हा, तुम क्या समझोगे? इसका अर्थ है मेरी उमंग, आशा और तुम्हारी मनोकामना पूरी हो। मेरे इष्ट देव नमजुंग सबकी रक्षा करें और हमारी ग्रह देवी न्यूगंठ सबको सहारा दें। धरणीधर अवाक देख रहा था। कौन कहता है ये पगली है? वसूली, मेरे सब गहने धरे हैं, आधे तेरे, आधे मेरे रजुआ की बहू के। मेरा च्युंगच, करेला के आकार का एक तिब्बती गहना, मेरे कान के मुन्नड़े तेरा, और मेरा नाक का बीरा, चंद्रहार सब तेरा, और मेरा बलडंग, रुपयों की माला, मेरे नंग हाथ के तिब्बती कड़े, छक छयब और दिब्बा ब्रोच मेरी राजू की बहू का। एकाएक वसीयतनामे के बीच बजाई की दृष्टि कोने में दुबकी अहिल्या पर पड़ी। वह कौन है? तीखे स्वर में उन्होंने पूछा। अरे अम्मा, यह तो छोटे कक्का की लड़की है, अहिल्या। हाय, कैसी चुपचाप खड़ी रही तू? बसंती ने पकड़कर उसे आगे खींच दिया। अहिल्या को अभी कुमाऊनी ढंग से प्रणाम करना नहीं आया था। बंगाली ठप्पे से ठक से आमा के चरण युगल स्पर्श कर उसने माथे से दोनों हाथ लगाए और आमा ने उसकी इस विचित्र मुद्रा पर मुग्ध होकर उसे गोदी में खींच लिया। उरियो मद्दा, वाष्प स्तंभित कंठ से वे बोली। तनिक पानस तो नजदीक ला राजू, वसुली का मुंह तो रोज ही देखा है, अपनी इस नई चेली का मुंह ठीक से देखूंगी। कल से फिर प्रदोष है, आज अच्छी तिथि है। आमा ने अपनी हथेलियों में अहिल्या का चेहरा भर लिया। मद्दा सचमुच ही 7 बत्तियों का जगमगाता पानस निकट ले आई। अहिल्या का चेहरा लज्जा से लाल पड़ गया। वह ऐसे विचित्र प्रकार के स्नेह से परिचित नहीं थी। उसका सकपकाना देखकर बसंती जोर से ताली बजाकर हंस पड़ी। आहा! आमा ने फिर विभिन्न भाषाओं में अनर्गल प्रलाप प्रारंभ कर दिया। चंदा की जोत, गुलाब का फूल, जैसा मेरा राजू वैसी बहू। एकाएक सब स्तब्ध हो गए। क्या बक रही हो अम्मा? बसंती ने डपट कर परिस्थितियां संभालने की चेष्टा की। राजू दा की अभी शादी कहाँ हुई? या तो अपने कलकत्ते वाले छोटे कक्का की लड़की है, मेरे साथ घूमने आई है अम्मा। चल हट, मार थप्पड़ मुंह टेढ़ा कर दूंगी। हाँ, कहती है राजू दा की शादी कहाँ हुई? तो 30 पैठ की किसकी शादी थी छोकरी? झुर्रियों पड़ा चेहरा तमतमा उठा। हाय राम, मैं कहाँ जाऊं? खिलखिलाकर बसंती ने हंसी के मंजीरे से बजा दिए। आमारी, वह तो मेरी शादी हुई। चल, मुझे बना रही तेरी शादी तो पिछले साल मैं गई थी, हरामी साली। आमा का स्वर क्रमशः तीखा होता जा रहा था। मद्दा ने इशारे से बसंती को चुप रहने को कहा। ऐसे विस्मृति के दौरे पड़ने पर मालकिन से तर्क करना व्यर्थ था। जाओ तुम सब बाहर, मुझे बनाते हैं, देखो तो जरा। कहती है राजू की शादी नहीं हुई, जाओ सब। कह सचमुच ही बजाई ने ऊपर तक चादर खींच ली और मुंह फेर कर लेट गई। बसंती पति और अहिल्या के सामने कटकर रह गई। लगता था इधर ही आमा की अवस्था और बिगड़ गई थी। छी छी, अहिल्या भी क्या कहती होगी? राजूदा न जाने कब पहले ही खिसक गए थे। मद्दा ने धीरे से बसंती को ठसकाया। लली, दूसरे कमरे में चल, मैं चाय बनाकर लाती हूँ, इन्हें बड़बड़ा लेने दो, थोड़ी देर में फिर ठीक हो जाएंगी। बसंती उठ खड़ी हुई और हाथ के इशारे से अहिल्या और धरणीधर को बुलाकर जिस कमरे में ले गई वह मकड़ी के जालों और धूल के अंबार से पटा पड़ा था। क्या करूं लली? मद्दा ने 2-3 कुर्सियों की धूल झाड़कर आगे खींच दिया। देख ही रही हो, मालकिन की ऐसी हालत है, मैं अकेली जानूं, कहाँ कहाँ देखूं, क्या क्या करूं। बहादुर से अब कुछ होता नहीं। मुझे भी लिवाने भतीजा कई बार आ चुका है, कहता है चाची अब तेरी उम्र क्या नौकरी की रह गई? जानती हूँ लली, पर जहाँ सुख में मालकिन के साथ रही, क्या दुख में उन्हें छोड़ दूं? रजुआ के बाबू कई बार इन्हें लिवाने आए पर मानती ही नहीं। एक यही कमरा तो रहने लायक रह गया है, इसी में तुम्हारा पलंग लगा दिया है, मैं चाय ले आऊं?
हाथ का झाड़न कंधे पर डालकर मद्दा चली गई। 2 पलंग अहिल्या और बसंती के लिए लगाकर मद्दा ने बहुत पुराना अखरोट का नक्काशीदार फायर स्क्रीन खींचकर 2 मर्दाने पलंगों के लिए आड़ कर दी थी। बसंती ने उठकर दिया सलाई के डिब्बे सी खिड़कियां खोल दी और हवा के सुमधुर झोंकों से कमरा भर गया। प्रेम रोज की एक घूमती घामती बेल पूरी खिड़की को घेरे थी। दीवार पर महारानी विक्टोरिया, जॉर्ज पंचम और नेपाल के सरकार के 3 विशाल तैलचित्र टंगे थे। एक और आमा और नानाजी की बड़ी सी तस्वीर थी। मखमली पायदान पर अपने छोटे छोटे पैर रखकर आमा ने साड़ी ऊंची उठाकर दोनों पैरों में पड़ी चांदी की पायजेबों को प्रत्येक कोण से दिखाने की चेष्टा की थी। मदीने की साड़ी पर लगी मखमली बेल की एक एक गुलाब और पत्तियां तक स्पष्ट उतर आई थी। नानी सचमुच ही परी सी सुंदर लग रही थी, पर कैसर की सी मूछों के बीच नानाजी के बंकिम स्मित ने पत्नी के सौंदर्य पर भी विजय पा ली थी। द्वारों पर झूलते मखमली पर्दों को समय की चपेटों ने बुरी तरह क्षत विक्षत कर डाला था। उनका रंग अब गहरे लाल से उतरकर फीका गुलाबी लगने लगा था, पर कहीं कहीं पर उल्टी और बखिया और तुरपन के बीच पर्दों का पूर्व यौवन नानी के चंपई रंग की भांति अभी भी सुरक्षित था। एक कोने में बड़े बड़े टूटे फूटे जापानी फूलदान रखे थे, जिन पर धूल की कई परतों के बीच से एक आध चेरी झांकती दिख रही थी। सब कुछ कितना बदल गया है। एक लंबी सांस खींचकर बसंती ने कहा, कभी 7-7 नौकर इन कमरों की धूल झाड़ते थकते थे, और आज बीच ही में आंधी की तरह राजू आ गया। जानती है वसुली, पिछवाड़े के आड़ू, सेब और आलू बुखारे के सारे पेड़ सूख गए। वही तो देखने गया था मैं। क्या आड़ू होते थे, एकदम बम गोला, और आज ठूंठ खड़े हैं। मकान ही सूख गया तो क्या पेड़ नहीं सूखेंगे। खैर हटाओ भी राजूदा, मद्दा से कहो ना चाय जल्दी लाए। बसंती दोनों पैर पलंग पर ही उठाकर बड़े आराम से बैठ गई। हाँ जी, तुम दोनों ने तो शरणार्थियों की तरह अपनी पुरानी जायदाद का ही रोना शुरू कर दिया। ना हो सालीजू, अब कुछ तार बदलो। जेब से सिगरेट निकालकर धरणीधर ने राजू की ओर बढ़ाया। यार, जब होते थे तुम्हारे ऑर्चर्ड में बम गोले से आड़ू, तब तो हम थे नहीं। अब कुछ चाय शाय पिलाओगे या बम गोलों की ही महिमा गाए जाओगे। मद्दा एक बड़े ऊंचे से चांदी के पात्र में तिब्बती हरी चाय बनाकर ले आई। मक्खन, नमक और हरी चाय के विचित्र सम्मिश्रण को बकरी के दूध से गाढ़ा कर मद्दा ने छोटे छोटे ताम्र कलशों में ढालकर सबको थमा दिया। एक अपरिचित सुगंध से कमरा भर गया। क्या है यारिया, धरणीधर ने अरुचि से नाक चढ़ाकर पूछा। चख कर देखो, अभी सारी थकान दूर हो जाएगी। यह तिब्बती चाय नहीं, मद्दा की बनाई अमृत की घूंट है। बड़ी चेष्टा से अहिल्या ने भी एक घूंट ली, और घूंट के गले के नीचे उतरते ही एक अद्भुत स्फूर्त से शरीर हल्का हो गया। मद्दा, बच्चे कहाँ गए? यही बुला दे। आमा की चिड़चिड़ी तीखी आवाज से सब चौंक गए। बुला ला सबको। सुना नहीं क्या कहा मैंने? हाथ की चाय को खत्म कर बसंती ने ही आमा की पुकार को शांत किया। आ रहे हैं आमा, चाय पी रहे हैं सब। नहीं, चाय यहीं पी लेना। चिड़चिड़ी रूठी आवाज में आमा फिर भी चीखती रही। राजू उठकर बोला, चल ना वसुली, मैं तो चाय वहीं पी लूंगा। मेरे लिए इसमें और बनाकर तू वहीं ले आना। उसके पीछे पीछे बसंती, अहिल्या और धरणीधर भी कमरे में पहुंचे तो आमा अपने पहाड़ी थुलमे को सिर से लपेटकर बैठी बड़बड़ा रही थी। कुछ देर पहले उसके कल्पना के ताने बाने को उलझाकर जो बसंती चली गई थी, उसके लिए उसने बसंती को अभी भी क्षमा नहीं किया था। कहती है राजू की शादी नहीं हुई, बस शादी ये किसी की हो सकती है और किसी की नहीं। कहना चाहती है कि आमा पागल है। मैं पागल हूँ क्या? आंखों में उन्माद की लाली उभर आई थी। पतले नथुने क्रोध से फड़फड़ाने लगे थे। राजू ने हंसकर बड़े लाड़ से अपनी ताम्र कलश दादी के मुंह के पास ले जाकर कहा, आमा पीकर तो देख, कैसी बढ़िया बनी है। और मनाई गई रूठी बालिका की भांति आमा फिक से हंस पड़ी। एक क्षण में ही किसी कुशल बहुरूपिये ने जैसे अपना रूप बदल दिया। देखे हो जवेच्यू, छोकरे ने मेरे होंठ ही जला दिए। क्या करूं? सब नौकर चाकर मुझे मेला देखने अल्मोड़ा चले गए। वसुली के नाना जी भी चल दिए शिकार को, नहीं तो तुम्हें बिनसर घुमाते फिराते। एक लंबी सांस खींचकर आमा फिर चुप हो गई। विस्मृत वैभव के युग की झांकी उनके स्मृति पटल पर अभी भी वास्तविक रूप में उभर रही थी। इधर उधर हाथ बांधे घूमते दरबान बांधिया अपनी घनी मूछों को ऐंठ ऐंठ कर मुस्कुराते वसुली के नाना आमा के उन्मादग्रस्त चित्त पर अभी भी मंडरा रहे थे। ऐसा वैसा है क्या हमारा बिनसर? 12 मंडल का सितार कहते हैं इसे वसुली के नाना। कुमाऊं का कमिश्नर, नहीं तो यहीं हर गर्मी में अपनी कमिश्नरी भाड़ झोंकने लाता। वर्षों पूर्व बिनसर
ही कुमाऊं के कमिश्नर का समर सीट था, किंतु धूल गर्द के अंबार से लदी आमा की हवेली ही तो अब उस युग का एकमात्र स्मृति चिन्ह बची थी। वसूली। आमा फिर गरजी, हाँ आमा, कल बहू रानी को कालविष्ट की इष्ट पूजा को ले जाना, समझी। बसंती एक अजीब चुप्पी से घिरी बैठी रही। घृत जोत की 4-5 बत्तियां बुझ गई थीं। धीमे से प्रकाश में आमा के कल्पना जगत की बहुरानी बाहर भाग जाने को व्याकुल हो उठी। लली, खाना क्या बनेगा? थोड़ी सी गुच्छी की सब्जी बनाकर तो मैंने रख दी है। मद्दा एक विचित्र से द्वार को खोलकर ना जाने कहाँ से प्रकट हो गई। कुछ नहीं बनेगा मद्दा, हमारे साथ पूड़ियाँ धरी हैं, पर कल सुबह हमें तड़के ही आश्रम जाना है। चाय तुम्हें भोर उठते ही बना देनी होगी। मैं चलूँ आमा? खाना गरम कर कर उसी कमरे में खा लेंगे। नहीं, आर्मी कमांडर का सा कमांड देकर आमा तनकर बैठ गई। खाना हॉल ही में लगेगा, सुनती है मद्दा? डिनर सेट लगेगा। सेलर से सरकार की बढ़िया शैंपेन निकाल ले गुच्छा। झन्न से आमा ने चांदी के गुच्छे को झंझनाकर पटक दिया। इब्राहिम खान सामे को डाक बंगले से बुलवाकर टर्की बनवा ले। डैनियल साहब के खान सामे से स्वीट पुडिंग बनवा लेना, और मुर्गी के चूजों को सूप के लिए अभी से चढ़ा दे। मैं थोड़ी देर आराम कर लूँ। जाओ तुम सब। और फिर अपने थुलमे की कफनी सी लपेटकर आमा ने कछुए की बात गर्दन भीतर कर ली। आमा को कंबल में डुबकी मारते देख बसंती चुपचाप खिसक गई और धीमे धीमे पांव रखती अहिल्या ने भी उसका अनुसरण किया। बाप रे बाप, आज लगता है आमा हॉल में डिनर खिलाकर ही मानेंगी। बसंती हंसकर बोली, क्यों मद्दा, क्या हॉल की चाबी है इस गुच्छे में? खोलना जरा। अहिल्या, हमारे नाना जी की राजपूत शैली के कुछ अनुपम चित्रों का कलेक्शन उसी हॉल में पड़ा है, देखेंगे आप? उसने अपनी गर्दन को एक झटका देकर धरणीधर से पूछा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, पर इधर पेट भी कुछ विभिन्न शैली के चित्र मांग रहा है। राजू न जाने किधर खिसक गया था। बसंती गुच्छा लेकर फिर उनको एक सकरी सुरंग सी गली में ले चली। कैसी भूल भुलैया महल था। बाप रे बाप, मन ही मन सोचती अहिल्या अंधेरे में कभी जीजा से और कभी बसंती से टकराती बढ़ी जा रही थी। बहुत दिनों से ना खोले जाने वाले कमरों में जो सीलन की तीव्र गंध भर जाती है, वह द्वार खुलते ही ऐसे धमाके से बाहर निकली कि अहिल्या ने नाक से रुमाल लगा लिया। बाप रे बाप, एकदम क्लोरोफॉर्म सुंघा दिया तुम्हारी बसंती ने साली साहब। किंतु बसंती बिना एक शब्द कहे भीतर बढ़ गई। चट चट कर उसने कई जोड़ा खिड़कियां खोल दी। मकड़ी के ताने बानों से जकड़े जाल वातायन से आए झोंके से सहसा कांप उठे और कई मकड़ियां त्रस्त होकर सर सर कर ऊपर चढ़ गईं। एक लंबी मेज पूरे कमरे की लंबाई घेर कर मुर्दा सी पड़ी थी। दीवारों पर टंगे विभिन्न राग रागनियों के चित्रों पर ममता से हाथ फेरती बसंती की आंखें गीली हुई। देखे कितनी बढ़िया तस्वीरें। यह जो तीसरा चित्र है, इसे नानाजी किशनगढ़ से खरीद कर लाए थे। कैसा लगा? धरणीधर को उसकी चित्र प्रदर्शनी में कुछ विशेष रस नहीं आ रहा था। हम क्या जाने भाई, झुंझलाहट से उसने कहा। हमने तो मुर्दों की ही चीरफाड़ की है, चित्रों की नहीं। छी, ना जाने क्या है आप तो। यह देखिए, नानाजी के मारे शिकारों की ट्रॉफी। दीवारों पर बड़े बड़े सींगों वाले 12 सिंगे शेर और अरना भैंसों के सिर टंगे थे, जिनकी कांच की निर्जीव आंखों पर धूल की कई परतें जमी थी। उस विचित्र कमरे के गत यौवन की कल्पना करती अहिल्या खिड़की के पास पड़ी एक बड़ी सी आराम कुर्सी पर धम से बैठ गई। चारों ओर से खुली खिड़कियों से आते ठंडी हवा के झोंके उसे बड़े भले लग रहे थे। अन्य कमरों की बंद घुटन और खटाटोप अंधकार के पश्चात वह खुला खुला कमरा उसे एकदम ही ताजे गुलदस्ते सा लगा। आज हम यहीं क्यों न सो जाए बसंती, कितनी प्यारी प्यारी हवा है। खिड़की के जंगले से हाथ बढ़ाकर उसने जंगलों पर लिपटी बेल की कपूर पत्ती तोड़कर बालों में लगा ली। हाय राम, यहाँ कैसे सोएंगे भला? कितने सालों से इस कमरे की सफाई नहीं हुई। चल अब खाना खा लें। यहाँ बिजली भी तो नहीं है, उस पर मिट्टी का तेल भी शायद सहज में नहीं मिलता। पता नहीं राजूदा कहाँ चले गए, उन्हें भी ढूंढ कर लाना होगा। बसंती स्वयं ही घूम घूम कर खुली खिड़कियां बंद करती जा रही थी। जाएंगे कहाँ तुम्हारे राजूदा, उनकी तो 5 उंगलियां घी में है ना सालीजू। धरणीधर अहिल्या के कान ही के पास झुककर फुसफुसाया। मतलब? बसंती कुछ कुछ समझ गई थी, पर एकदम ही भोली बनकर पूछ बैठी। मतलब क्या? रंग लगे ना फिटकरी, माल चोखा। तुम्हारी आमा क्या कम डिप्लोमेट है? चट मंगनी पट ब्याह रचा दिया, और उस पर हमारी साली साहिबा ऐसे शर्माने लगी जैसे सचमुच ही नई बहू हो। और फिर अपने सरल हास्य से धरणीधर ने हॉल की धरनी कपा दी। अहिल्या का चेहरा लाल पड़ गया। अच्छा हुआ राजू वहां पर नहीं था। ऐसा भी क्या मजाक, जीजा भी हुआ तो क्या हो गया, परिचय तो सामान्य ही था। बसंती ने भाप लिया कि उसके पति का मजाक उसकी मेम सी बहन को
अच्छा नहीं लगा। छी, इनकी बातों का ख्याल मत कर, जो मुंह में आया बकते रहते हैं। चल हम भीतर चलें। लीजिए यह रही चाबी, अच्छी तरह दरवाजे बंद कर दीजिएगा, कुछ काम आपको भी करना चाहिए। चाबी का गुच्छा पटक कर वह अहिल्या को खींचती बाहर चली गई। जिस कमरे में पलंग लगा था वहीं पर खाने का प्रबंध कर मद्दा पास की दुकान से दही लाने चली गई थी। पहले इन्हीं बच्चों के ननिहाल आने पर उन्हें कैसे कैसे व्यंजन खाने का अभ्यास था। आज मालकिन ठीक होती तो उन्हें साथ में लाई पूड़ियों का बासा थोड़े ही ना खाने को मिलता। न जाने कहाँ से वह अचार चटनी भी जुटा लाई थी। राजू कहीं से 2-3 तीतर मार लाया था। उन्हीं को आग में बड़े उत्साह से भून भून कर मद्दा ने चांदी की तश्तरियां लगा दी। खा पीकर सब बैठे थे कि मद्दा बड़ी सी दहकती अंगीठी में बांझ के सूखे फूल ले आई। आमा क्या सो गई मद्दा? बसंती ने फुसफुसा कर पूछा। और क्या, खुराक चढ़ा ली, फिर अब कल 10 बजे तक कहाँ जग पाएंगी? एक लंबी सांस खींचकर मद्दा चिमटे से ठूंठ के अंगारे उकेलने लगी। कितनी कोशिश कर दी लली, पर मुंह से लगी निगोड़ी कहीं छूटती है। उसने आमा का जिस खुराक की ओर संकेत किया उसको समझकर बसंती पति के सामने कटकर रह गई। आमा को असल में एक तिब्बती नौकरानी ने अफीम की लत डाल दी। कुछ माफ़ी मांगने के से स्वर में बसंती ने कहा और समर्थन के लिए अपनी डरती आंखें राजू की ओर फेरी, पर वह बिना कुछ कहे ही हाथ धोने के लिए उठ गया। आमा के विचित्र खर्राटे दीवारों को भेद कर उन तक पहुंच रहे थे। कुछ देर बातें करते करते बसंती ने देखा अहिल्या का हुंकारा स्वयं ही बंद हो गया था। कैसी आश्चर्यजनक नींद थी अहिल्या की। बोलते बोलते ही ऐसे सो जाना तो बसंती ने उसका ही देखा था। अखरोट की लकड़ी के नक्काशीदार फायर स्क्रीन से उसके पति की पुष्ट बाह की झलक अस्पष्ट सी दिख रही थी और बार बार उस अस्पष्ट झलक की पुलक उसके मन प्राण को उथला दे रही थी। नए पति से एक रात का विछोह भी असह्य हो उठना बचपना नहीं तो और क्या था। वह देख रही थी कि उसका पति भी नई बहू और अपने बीच के साधारण व्यवधान की व्यथा से व्यथित हो बेचैन करवटें बदल रहा था। कैसा आश्चर्यजनक संबंध होता है पति पत्नी का, जो 4 दिन पहले एक दूसरे से नितांत अपरिचित थे, जिन्होंने सपने में भी एक दूसरे को कभी नहीं देखा था। वे ही अग्नि को साक्षी बनाते ही एकदम मन प्राण से एक हो उठे थे। कई बार बसंती के जी में आ रहा था कि वह दबे पैरों जाकर पति के पास लेट जाए, फिर गहन अंधकार में उसका कल्पित दुस्साहस उसके कपोलों को गुलाबी बना दे रहा था। छी छी, इधर अहिल्या लेटी थी और उधर राजू था। ऐसी बेशर्मी भला क्या की जा सकती है? फिर वह चाहे जाकर पति के पास में सांस खींचकर लेटी रहे। धरणीधर क्या सांस खींचे लेटा रहेगा? बसंती को पाते ही उसकी सांस लोहार की धौकनी सी चलने लगती थी और उतावले प्रणयी पति के नाना प्रणय मधुर प्रसंगों का स्मरण करती बसंती भी सो गई। आंखें लगी ही थीं कि पास के घन द्रुमों पर भोर की पहाड़ी चिड़ैया चहकने लगी। वह उठकर खिड़की के पास खड़ी हो गई। कैसे मीठे मीठे बोल होते हैं इन पहाड़ी चिड़ियों के। जुहो, सिटौल, घोघती और तितुर, एक एक की परिचित पुकार की मिठास बसंती के कानों में वंशी सी बजने लगी। उसके पदचाप से मद्दा भी जगकर आ गई थी। उन्हें चाय पिलाकर उसने साथ का थर्मस भी भर दिया था। मैं भी चलूं लली? उसने बड़े उत्साह से पूछा। नहीं मद्दा, तुम यहीं बनी रहो आमा के पास। आश्रम तक तो बड़ी तगड़ी चढ़ाई है। हम लोग तो शाम ही को लौट आएंगे जल्दी। आज की कथा बस यहीं तक। आगे सुनेंगे अगले अंक में।